नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर मोतला स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें हम आगे आने वाले 1 घंटे में 10 महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये परीक्षा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है नेल्सन मंडेला के शब्दों से। तो नेल्सन मंडेला जो कहा करते थे कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, एकमात्र शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे बहुत कम प्रयास में आप बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सतत प्रयास की जरूरत होती है। और इसी सतत प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए डेली 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो आपको शिक्षित करने तथा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिलाने के लिए काफी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, एक बार 2015 में एक सम्मेलन होता है जिसे हम पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन जो कहां पर हुआ था? तो ये पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी में हुआ था। किसकी राजधानी में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, जिसे हम कोप 21 के नाम से भी जानते हैं। कोप 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में यूएन के जितने देश इसमें शामिल हुए उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। लक्ष्य जो कितने थे? 17। इन्हें हम 17th गोल ऑफ एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य 17 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन 17 लक्ष्यों का उद्देश्य था जिनको 2030 तक हमें क्या करना था? पूरा करना था। ठीक है, अब हमारा चल रहा है 2025 और अब इसकी स्थिति क्या है, इसके लिए यूएन एक रिपोर्ट निकालता है। यूएन की एक संस्था जिसे हम सतत विकास समाधान नेटवर्क के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क करके एक संस्था है जो इस पर एक रिपोर्ट निकालती है। और इस रिपोर्ट का नाम है, ये रिपोर्ट जो निकालती है उस रिपोर्ट का नाम है सतत विकास रिपोर्ट 2025। क्या नाम है? सतत विकास रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट विकास रिपोर्ट 2025 और ये रिपोर्ट निकाली है इसने, और इसमें बताया है कि जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2015 से 2030 तक के लिए, अगर उनकी हम प्रगति देखें, लक्ष्यों की वर्तमान प्रगति को हम अगर देखें तो ये प्रगति दर्शाती है कि 2030 तक कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, यानी जिस गति से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं उस गति से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टॉप 3 देश कौन से हैं, यानी इसमें टॉप किसने किया है। तो सबसे पहले फिनलैंड, ठीक है, सबसे नंबर 1 पर इसमें फिनलैंड रहा, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। ये देश टॉप 3 रहे। बाकी अगर बात करें सबसे अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया, तो सबसे अंतिम स्थान इसमें साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान ने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये इसकी टॉप 3 और बॉटम कौन सा देश रहा, ये हुआ। अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें तो भारत का स्थान 99वां स्थान रहा है, और ये पहली बार है
पहली बार ऐसा है कि भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है। कितने में? तो टॉप 100 में शामिल हुआ भारत पहली बार। ठीक है, इससे पहले भारत की रैंक 2024 में भारत की रैंक 109वीं थी। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी थी? 2024 में 9वीं थी, जो 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है? 99 हो गई है। यानी भारत ने भी एक लंबी छलांग इसमें लगाई है। अगर भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर इसमें 67 रहा है। ठीक है, 67 भारत का स्कोर इसमें रहा है। तो ये हमारे सतत विकास लक्ष्य हो गए, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 67 है। टॉप किया है फिनलैंड ने, और दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। अगर मैं बात करूं कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। क्या है? हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। वहीं डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। कोपनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की। अगर बात करो साउथ सूडान की राजधानी जुबा है। और साउथ सूडान कहाँ पर है? तो अफ्रीकी देश है। ठीक है, अफ्रीकी देश है। ये तीनों कहाँ पर है? तो ये यूरोपीय देश है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एसडीजी सूचकांक में कौन टॉप पर रहा और भारत की रैंक इसमें क्या थी, और पिछले साल भारत की रैंक इसमें क्या थी, ये मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये है हमारा, और ये गोल्स जो मैंने आपको इंग्लिश में इधर दे दिए हैं। ये 17 गोल जो 2015 कोप 21 में क्या अपनाए गए थे सभी देशों द्वारा। ठीक है, इधर मैंने इनको हिंदी में लिखा है। ठीक, हिंदी में लिखा है, जिसमें लक्ष्य पहला क्या है कि गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। तो आप याद रखेंगे गरीबी, पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी। दूसरा भूखमरी। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन विकास। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता है। छठा साफ पानी और स्वच्छता। सातवां लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां लक्ष्य क्या है? अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां लक्ष्य हमारा है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां लक्ष्य असमानता की कमी है। 11वें लक्ष्य में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास की बात की गई है। वहीं लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग तथा उत्पादन की बात करता है। 13वें में जलवायु परिवर्तन है, और 14वें में पानी में जीवन, यानी पानी के अंदर जीवन तथा उनके जीवों की रक्षा। और जो 15वां है वो भूमि पर जीवन। 14वां पानी के अंदर जीवन की बात करता है, तो वहीं 15वां पानी जमीन के ऊपर जो जीवन है उसकी बात करता है। 16वां लक्ष्य शांति और न्याय के लिए संस्थान है। 17वां है लक्ष्य प्राप्ति का सामूहिक जिम्मेदारी। तो ये 17 के 17 आपको याद होने चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम में अगर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको बता सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, और कब अपनाए गए? तो 2015 में, और कब तक के लिए है? तो 2030 तक के लिए। 2015 से 30 के बीच के लिए 17 एसडीजी गोल्स हैं। ठीक है, 17 एसडीजी गोल्स हैं। अगर मैं बात करूं 2015 की, तो इस पेरिस जलवायु सम्मेलन में ही भारत प्लस फ्रांस ने मिलकर क्या किया? एक संस्था की स्थापना की, जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक, अभी भारत इसका अध्यक्ष है और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष। चलिए, अब देखते हैं इस पिछले महीने के कुछ रिवीजन के क्वेश्चन, क्योंकि आप तो इनको भूल चुके होंगे अभी तक। तो ये तो मास्टर का ही काम है कि आपको रिवाइज कराए। ठीक है, क्यों शर्मा जी? हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है जर्मनी की। कहां की है? ये जर्मनी की है। तो इनको अगला अध्यक्ष यूएनजीए का चुना गया है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु
प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियम 2025 को मंजूरी दी है? तो इसके लिए कौन मंजूरी देता है? राष्ट्रपति। तो अभी भी राष्ट्रपति जी ने ही इसको मंजूरी दी है। और सिविल सेवाओं में जो लोकल है उनके लिए कितने परसेंट का आरक्षण किया है? 85% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो हाल ही में जर्मनी ने ऋण देने में किसको पछाड़ दिया है? जापान को पछाड़ दिया है। जैसे भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया, वैसे ही जर्मनी ने भी ऋणदाता के रूप में इस जापान को पछाड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बेटे नल्ले बेटे पाकिस्तान से संबंधित। हाल ही में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के संयुक्त वक्तव्य यानी जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों एक संगठन है संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम SCO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई। यानी 15 जून 2001 में एक संगठन की स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक देश कौन से थे? तो इसके संस्थापक देश थे चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 6 के 6 देश जो मिलकर संघाई सहयोग संगठन की स्थापना करते हैं। इसका अगर बात करूं हेडक्वार्टर की, यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? तो संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करूं भारत की, तो भारत इसमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और भारत दोनों 2017 में शामिल हुए। ठीक है, 2017 में शामिल हुए। अगर बात करो इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान सदस्यों की संख्या इसकी 10 है। 10 यानी 6 तो संस्थापक देश हो गए, उसके बाद पाकिस्तान और भारत 2017 में जुड़ते हैं, उसके बाद 2 सदस्य इसमें और जुड़ते हैं, ईरान, और इसका नवीनतम सदस्य कौन है? तो बेलारूस इसका सदस्य है। ठीक है, तो ये बात हुई ब्रिक्स सहयोग संगठन की, यानी संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानकारी। अब बात करें कि इसका इस बार अध्यक्ष कौन है? तो इसका इस बार अध्यक्ष है चीन। कौन है? चीन। और इसका आयोजन, इसकी बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? बैठक, तो इसकी बैठक का आयोजन भी चीन के किंगदाओ शहर में हुआ है। किंगदाओ शहर चाइना में इसका आयोजन हुआ है। और ये किसकी बैठक थी? तो ये रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। रक्षा मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। भारत की ओर से कौन गए? तो भारत की ओर से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया। अब हर बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है। क्या निकलता है? एक संयुक्त वक्तव्य जिस पर सभी सदस्य देश सहमत होते हैं। लेकिन भारत ने जैसे ही इसका जॉइंट स्टेटमेंट आया उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो कौन, इसका उत्तर क्या हुआ? सी, संघाई सहयोग संगठन। इसके जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अगर बात करें इसके कारण की, तो कारण क्या था इसका जो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया? दरअसल चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के साथ गेम करना चाहते थे। क्या
इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया जिसमें भारत के पहलगाम का जिक्र नहीं था, पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया। और वहीं पाकिस्तान में एक घटना घटी थी जब वहां की जाफर एक्सप्रेस को कुछ अलगाववादी संगठनों ने, जो आजादी की मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने उस ट्रेन को अगवा कर लिया और उसके यात्रियों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो उसमें सैनिक थे उनको उन्होंने मार दिया। तो पाकिस्तान की उसमें काफी फजीहत हुई। तो उसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र था, जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया गया, यानी पाकिस्तान में जो घटना हुई उसका जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम की आतंकी घटना को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर भारत ने कहा कि आप दो मुंहा रवैया अपनाते हो, इसलिए हम इस पर क्या नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और जब इस पर साइन नहीं हुआ तो ये सबमिट फेल समझा गया, क्योंकि जब जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आया तो सबमिट फेल है, यानी ये फेल हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने जाना कहां पर मीटिंग हुई और किस किस ने भाग लिया। ये देखिए सारे सदस्य देश हमारे राजनाथ सिंह जी, ये हैं हमारे राजनाथ सिंह जी जिन्होंने इसमें भाग लिया। और ये नल्ले देश के देखिए, वही अपना कुर्ता पजामा पहन के नल्ले देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इसमें शामिल है, रक्षा मंत्री। ठीक है, अगर बात करूं इसके संस्थापक सदस्यों की, तो एक तो संस्थापक सदस्य चाइना है, ठीक है, जिसकी राजधानी बीजिंग। एक रूस, मास्को जिसकी राजधानी। उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। ये 5 मध्य एशियाई देशों में से 4 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। अगर बात करूं कजाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी अस्ताना है, ठीक है, अस्ताना। और कजाकिस्तान को हम किस रूप में जानते हैं, तो विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। नंबर 2 पर कनाडा का नाम आता है। अगर बात करूं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान यानी किरकिर हुई किसमें, केक में, तो बिशकेक इसकी राजधानी हो गई। अगर बात करूं तजाकिस्तान की, ताज किसके सर पर सबसे ज्यादा होंगे, तो रावण के सर पर, यानी दुशांबे इसकी राजधानी हुई। उज्बेकिस्तान वही देश है जहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, यानी ताशकंद। इसकी राजधानी क्या हो गई, ताशकंद समझौते के दौरान ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, तो ये देश हो गए। बाकी भारत, ईरान, इसमें पाकिस्तान और बेलारूस शामिल सदस्य हैं। 10 सदस्य इसमें शामिल हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के। ठीक है, रिवीजन के क्वेश्चन। पहला, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया? तो भारत ने पाकिस्तान के पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम घटना के बाद क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया। हाल ही में टाटा और एयरबस, 2 कंपनियां, एक भारत की टाटा और स्पेन की एयरबस, किस राज्य में पहली बार निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की स्थापना करेंगी? तो गुजरात में। और गुजरात में भी कहां, तो बड़ौदा गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा नहीं, बन चुका है। और किसको पछाड़ा है भारत ने, तो जापान को पछाड़ा है। ठीक है, और जल्दी ही जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद रिवीजन के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सप्लीमेंटल अवार्ड को क्यों अस्वीकार कर दिया? किसने? भारत ने।
तो भारत और पाकिस्तान, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में, दरअसल बात है सिंधु जल समझौते से जुड़ी। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी मध्यस्थता में, तो इसके लिए मध्यस्थता की थी हमारे विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल यानी सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता होता है, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। तो कब हुआ? 1960 में हुआ। इसमें इस समझौते के अनुसार जो 3 नदियां पश्चिम की हैं, ठीक है, 3 नदियां कौन कौन सी, तो CJI यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, पाकिस्तान, ठीक, और 20% पानी भारत प्रयोग करेगा, ठीक है। और उसके बाद पूर्व की 3 नदियां, जिसमें क्या आती है, सतलज, सतलज, ब्यास और रावी, इनका 80% पानी भारत उपयोग करेगा, जबकि 20% पाकिस्तान। ये एकमात्र दुनिया का समझौता है जिसमें किसी देश ने अपने जल को दूसरे देश को दे दिया। यानी अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले तिब्बत से निकलती है, तो चाइना कभी ये समझौता कर ही नहीं सकता कि इसका कितना पानी वो भारत को देगा, क्योंकि उसके पूरे पानी पर उसका हक है। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1960 में ये समझौता किया। अब ये समझौते में एक बताया गया कि इसके लिए जो भी इसके विवाद होंगे वो दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान अपने बीच में बैठाकर उसको सुलझा लेंगे। तो ये कहा गया। अब पाकिस्तान, इस पर 2 बांध हैं, एक किशनगंगा, किशनगंगा और दूसरा रतले, ठीक है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, और एक रतले जल विद्युत परियोजना। ये जो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है, ये बांदीपुर जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बांदीपुर जम्मू कश्मीर में ये परियोजना पड़ती है। वहीं अगर बात करें रतले की, तो ये किश्तवाड़, किश्तवाड़ में पड़ती है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जहां बात करें किशनगंगा की, तो ये 250 लगभग 250 मेगावाट की, ठीक है, 250 या 200, 250 नहीं तो एग्जैक्ट लिखें तो 230 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है। वहीं रेतले जो परियोजना है ये 850 मेगावाट की परियोजना है। ये जो किशनगंगा परियोजना है ये किशनगंगा नदी पर है, किशनगंगा नदी, ठीक है। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी है। और झेलम को पाकिस्तान में नीलम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में इस नदी को नीलम के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करूं रेतले, तो यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, चेनाब या चिनाब, चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है, चेनाब नदी पर स्थित परियोजना रेतले परियोजना है। अब इनके कार्यों को रुकवाने के लिए पाकिस्तान द हेग कहां पर है, नीदरलैंड, नीदरलैंड की द हेग में आर्बिट्रेशन कोर्ट में पहुंच जाता है और अपने पक्ष में निर्णय करा लेता है। इसके निर्णय को भारत क्या कहता है कि इसे अवैध घोषित करता है और कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, क्योंकि इस समझौते में कहा गया था कि दोनों के बीच जो भी विवाद होगा उसको द्विपक्षीय माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। तो ये क्या हुआ है, इसका उल्लंघन भारत ने इसको कह दिया है कि भाई हम नहीं मानेंगे, तुम कैसे उसको वहां पर लेके गए, ठीक है। तो ये विवाद जो
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर हुआ है। दरअसल पाकिस्तान जब से बौखलाया हुआ है, तब से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। इससे भारत ने पाकिस्तान के पानी को बहुत कम कर दिया है। अब क्या होता है, पहले इन बांधों से भारत पानी लगातार छोड़ता रहता था उस समझौते के द्वारा, लेकिन अब भारत क्या करता है कि भारत उनको फुल करता है ऊपर तक और एकदम से पानी रिलीज कर देता है। यानी पाकिस्तान में कभी सूखा कभी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सिंधु जल समझौते की बात। अगर बात करूं इनकी नदियों की, तो यह है इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब। तो ये कहां पर हो गई, अगर मैं मैप खींचूं तो ये पूरब की और ये पश्चिम की, ये पश्चिम की तीनों नदियां जिनका 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता था। और रावी, सतलुज और ब्यास, इन तीनों का पाकिस्तान को 20% पानी जाता था सिंधु जल समझौते के द्वारा। अब भारत ने उसको रद्द कर दिया है। अगर बात करूं मैं सिंधु नदी की, अगर मैं आपको सिंधु नदी के बारे में दिखाऊं तो देखिए सिंधु नदी ये कहां से निकल रही है, तो ये कैलाश पर्वत जो कहां पर है, तिब्बत में, तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकल रही है। और कैलाश पर्वत में भी अगर एग्जैक्ट बात करूं तो ये बोखर चू हिमानी ग्लेशियर से, बोखर चू हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इस ग्लेशियर से सिंधु निकलती है। उसके बाद एक नदी निकलती है झेलम। ठीक है, झेलम कहां से निकलेगी, तो झेलम जो है ये लद्दाख से यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है और उसके बैरीनाग झील से। तो झेलम कहां से निकल रही है, बैरीनाग झील से झेलम निकलती है। उसके बाद अगर बात करूं चेनाब की, तो चेनाब दो नदी यहाँ पर दो नदी मिल गई ना, तो यहाँ पर दो नदी मिलती है, चेनाब में दो नदी मिलती है। एक इधर से चंद्र और भागा, दो नदी मिलती है कहां पर, बारालाचा दर्रे के पास, बारालाचा दर्रे के पास दो नदी मिलती है चंद्रभागा, उससे चेनाब का निर्माण होता है, यानी चेनाब नदी इनके मिलकर बनती है। वहीं बात करूं व्यास और रावी, ये दोनों रोहतांग दर्रे, व्यास और रावी दोनों रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। वहीं बात करूं अगर मैं सतलज की, तो सतलज भी कहां से, तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर झील है उसके राक्षस ताल से निकलती है। कहां से, मानसरोवर के राक्षस ताल से निकलती है। तो दो नदियां हो गई, एक सिंधु नदी सबसे ऊपर वाली और नीचे वाली सतलुज नदी, जो कहां से, यानी ट्रांस हिमालय से, यानी हिमालय को पार करके निकलती है। कैसे, यानी ऐसे हिमालय तो इसके पीछे से निकलकर आगे आ रही है, तो हिमालय के इधर से निकलकर आ रही है, यानी ये हिमालय से पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले ही निकली थी। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन रिवीजन के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की, यानी एडीबी के अध्यक्ष से भेंट की। उनका क्या है, नाम क्या है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है, तो मसाता क्या है, मसातो कांडो इनके अध्यक्ष हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी ने वर्ष 2022-23 और 23-24 में के लिए अपनी वार्षिक किसके समक्ष प्रस्तुत की है, वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की है, तो इनकी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के समक्ष इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो इनकी 300वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में किस देश ने तियानवेन 2 नामक एक अग्रिम अंतरिक्ष मिशन छोड़ा, तो तियानवेन किसका है, चाइना यानी चीन का है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट कौन सा है? ठीक है, तो जैव विविधता के कारण जो चर्चा में रहा वो हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट। अगर बात करें जैव विविधता की, कि जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता अगर मैं आपको सामान्य यानी साधारण भाषा में अगर समझाऊं तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या। मान लो ये एक क्षेत्र है, इसमें कितने जीव हैं, कितने वनस्पति हैं और इनकी संख्या कितनी है, दोनों की संख्या कितनी है, ये डिसाइड करती है कि वहां पर जैव विविधता कितनी है। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव व वनस्पति क्या है? वनस्पति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। और अगर ये जैव विविधता किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में यह जैव विविधता अधिक हो या बहुत अधिक बढ़ जाए, क्या है? किसी क्षेत्र में प्रजातियां अत्यधिक संख्या होती है, यानी यह जैव विविधता क्या हो? किसी क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो क्षेत्र हॉट स्पॉट, स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हॉट स्पॉट मतलब जहां पर जैव विविधता अधिक होगी वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, और जहां पर जैव विविधता अधिक बढ़ जाएगी तो हम उसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहेंगे, यानी यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक है, ऐसा कहेंगे। अगर बात करूं मैं विश्व की, तो विश्व के लगभग 60% उभयचर पक्षी और जानवर, ठीक है, विश्व के 60% उभयचर पक्षी, जानवर और वनस्पति, वनस्पति इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? तो हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप समझे हॉटस्पॉट क्या होता है? यहाँ पर प्रजातियों की संख्या अधिक हो, किसकी? उभयचर वनस्पति और वनस्पति, उभयचर और जंतुओं की, पक्षियों की, इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाए वहां पर उसको उसका हॉटस्पॉट कहते हैं। अगर बात करें विश्व की जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो विश्व में 30 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हॉट स्पॉट कितने हैं? 30। और इन 30 में से 4 भारत में पाए जाते हैं, 4 भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ये पहला हो गया। दूसरा हिमालय, दूसरा हिमालय हो गया। तीसरा हो गया हमारा भारत बर्मा सीमा पर, बर्मा यानी भारत म्यांमार सीमा, ठीक है, क्षेत्र। और चौथा है हमारा सुंडालैंड, सुंडालैंड कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये हमारे हॉट स्पॉट हो गए 4। चलिए, तो ये मैप में दर्शाए गए हैं। जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट, हमारे पश्चिम की तरफ पड़ने वाला पश्चिमी घाट क्या है? हमारा एक हॉट स्पॉट है। दूसरा हिमालय, हिमालय क्षेत्र भी एक हमारा हॉट स्पॉट हो गया। दूसरा ये असम वाला पश्चिम यानी पूर्व में म्यांमार और भारत की सीमा पर। और एक हमारा हो गया सुंडालैंड में, सुंडालैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार में। तो यहाँ वाला पर एक हॉट स्पॉट, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब
के तहत रूस पर आक्रमण किया गया? तो यूक्रेन ने अभी क्या किया है, रूस पर हमला किया। राजस्थान के 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 91 हो गई है। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में पूरी की जाएगी? तो हमारी इस बार 2 चरणों में जातिगत जनगणना पूरी की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन ट्रिलियन टन लोहा अयस्क का उत्पादन किया गया है? तो हमने इस बार 289 मीट्रिक टन का लोहे का उत्पादन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्री और सहकारिता भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो है हमारे मोटा भाई अमित शाह जी ने कहाँ पर? तो निजामाबाद तेलंगाना में क्या किया है? एक हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजामाबाद तेलंगाना। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और अगर बात करूं इस उद्घाटन में, जो हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक, यानी 2030 तक 1 बिलियन डॉलर की हल्दी का उत्पादन करना, यानी हमारा जो उत्पादन है उसको 1 बिलियन डॉलर तक उत्पादन पहुंचाना, ये क्या हो गया? इसका लक्ष्य हो गया। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। तो ये किसने किया है? तो तेलंगाना में हमारे अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर मैं कुछ और संस्थानों की या अनुसंधान केंद्रों की बात करूं, तो जैसे भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक है, केरल के कोच्चि में स्थित है। अगर मैं बात करूं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। हाल ही में इसका नाम भी बदल गया है। पहले इसका नाम केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान है। क्या नाम है इसका? वर्तमान नाम इसका क्या हो गया है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, ये इसका वर्तमान में नाम हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र इसका नाम हो गया है। अगर बात करूं मैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह केंद्र कहाँ पर है? दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, अगर और कुछ अनुसंधान केंद्रों की बात करूं तो जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र हुआ, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र,
तो ये तीनों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये लखनऊ यूपी में स्थित है, लखनऊ के यूपी में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अनुसंधान, कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अच्छा, अगर अभी बात करूं मैं, एक राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है? तो ये शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। हाल ही में आगरा जिले के सिंगना में, ठीक है, अगर अभी मैं करंट की बात करूं तो हाल ही में आगरा जिले के सिंगना में एक हमारे यहाँ पर एक विश्व में संस्थान है जिसको हम इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के नाम से जानते हैं। क्या? अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसने 171 करोड़ की लागत से, ठीक है, भारत के आगरा के सिंगना जिले में हमारे एशिया का जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। स्थापित किया है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1971 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरू कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है, तो जिसका मुख्यालय पेरू लीमा में है। 1971 में जिसकी स्थापना हुई, उस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने अपना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया है? तो सिगना जिले आगरा के सिगना में स्थापित किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब तेलंगाना में निजामाबाद में हमने क्या किया है? हमारे मोटा भाई ने हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ये हो गया हमारा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। अगर बात करूं तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है, अगर मैं और बात करूं इसकी, तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। वहीं इसके राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल इसके जिष्णु देव वर्मा जी इसके राज्यपाल हैं। ठीक, उसके बात करूं इसके बाद त्योहारों की, तो कौन कौन से त्योहार पाए जाते हैं यहाँ पर? तो 2 मुख्यतः त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो अभी मैंने आपको करंट में पढ़ाया था, बोनालू। कौन सा? तो बोनालू, और एक था बथुकम्मा। ये क्या है? इसके त्योहार हैं। अगर बात करूं नेशनल पार्क, तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क मैंने आपको लिखवाए हैं। एक तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, एक तो हो गया कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, एक हो गया मरगवानी हो गया, और एक है यहाँ पर महावीर हरिना स्थली। ठीक है, महावीर हरिना स्थली। तो ये तीनों क्या है? यहाँ पर नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये हुई पूरी तेलंगाना के बारे में जानकारी। चलिए अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अच्छा, कुछ रिवीजन के क्वेश्चन भी देख लेते हैं बीच में। ठीक, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा, यानी भारत का नंबर क्या है? तो सेकंड नंबर। हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया
ने कहां पर अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन शुरू किया? तो ये हमारे दिल्ली में शुरू किया गया। हाल ही में कौन सा देश लेजर हथियार से दुश्मन के देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बना है? तो ये काम इजराइल ने किया है। ठीक है, इजराइल की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। ठीक है, मैं चेक करूंगा और जिसका सही होगा उसको थम्स अप करूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई? तो हाल ही में हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ठीक है, अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक में ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को क्या दी गई? मंजूरी दी गई। जो किसका स्थान लेगी? तो जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी, यानी 2001 को इस क्या करेगी? प्रतिस्थापित कर देगी। तो किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये कमेटी ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो 2025 की नीति है वो 2001 की नीति को स्थापित कर देगी। अगर बात करूं इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को खेल के क्षेत्र में वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना, यानी भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना। ये क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया, यानी भारत खेल के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति बनकर उभरे, तो ये इसके क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अगर बात करूं हमारे खेल मंत्री की, तो हमारे खेल मंत्री कौन है? तो हमारे खेलने से हमें क्या मिलता है? खेलने से हमारे मन को मिलता है सुख। तो हमारे मन को सुख मिला, मनसुख मांडविया क्या है? ये यहाँ के डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे खेल मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा खेल। तो इंडियन कैबिनेट क्लियर्स न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ठीक, तो नई हमारी खेल नीति 2025 आ गई है, जिसको मंजूरी मिल गई है, अभी लागू हो जाएगी कुछ दिनों बाद। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संरक्षण योजना, तो वन संरक्षण योजना कौन सी? राजीव गांधी वन संरक्षण योजना शुरू की। तो हमारे हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में कहां अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो यानी 5.3% रह गई है। ठीक है, आंकड़ों में तो यही बताते हैं, बाकी एक्चुअल में गरीबी कितनी है वो तो हमारे यहाँ की जनसंख्या और वहां के लोग ही बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया? यानी भारत में पहली बार लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया? ये फाजिल्का पंजाब में बनाया गया। ठीक है, पंजाब में बनाया गया। तो फाजिल्का पंजाब में कौन सी लकड़ी से? तो देवदार की लकड़ी से बनाया गया, देवदार की लकड़ी। और ये लकड़ी कहाँ से मंगाई गई? तो फिनलैंड से इस लकड़ी को मंगाया गया और फिनलैंड से मंगाकर इसको जो फाजिल्का में जो पुलिस का क्या है? पुलिस लाइन परिसर है। पुलिस लाइन परिसर में
इसकी को स्थापित किया गया, परिसर में स्थापित किया गया। किसको? इस गुरुद्वारे को स्थापित किया गया। ठीक है, अगर बात करूं इसके निर्माता कौन है, यानी किसके किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो इसके निर्माता हैं इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जो कहां कर लुधियाना के लुधियाना के बढ़ई हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका निर्माण किया है। कहां पर किया है? तो पुलिस लाइन फजिलिका पंजाब में इसका निर्माण किया गया है। अगर बात करूं मैं सिख धर्म की, तो इसके पहले गुरु कौन थे? तो इसके पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। इसके क्या थे? नानक देव जी इसके प्रथम गुरु थे, जिनके जन्म की बात करूं तो 1469 में तलवंडी कहां पर है ये? तो रावी नदी के पास। ठीक है, ये अभी कहां पर है? पाकिस्तानी पंजाब में वर्तमान में स्थित है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये पहले गुरु थे। बात करूं सिख धर्म की, तो इसमें अब तक 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 10 गुरु हुए हैं। तो पहले हो गए गुरु नानक देव, उसके बाद जो हुए अंगद देव इसके दूसरे। तीसरे गुरु जो बने वो अमर सिंह, गुरु अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। तीसरे जो बने वो बने गुरु अमरदास, गुरु रामदास इसके तीसरे गुरु बने। बात करूं इनके चौथे गुरु कौन थे, तो जो चौथे गुरु थे इनके गुरु अर्जुन देव। उसके बाद पांचवे गुरु हरगोविंद। पांचवे गुरु कौन थे इनके? तो पांचवे गुरु थे इनके गुरु हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद इनके पांचवे। छठे गुरु इनके गुरु हर राय। ठीक, सातवें गुरु इनके हो गए गुरु हरकिशन। ठीक है, गुरु हरकिशन इनके सातवें। आठवें गुरु इनके गुरु तेग बहादुर। गुरु हरकिशन तेग बहादुर, हाँ। और 10वें गुरु इनको हो गए गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया और उसके बाद कोई गुरु नहीं आया। तो 2 3 यहाँ पर, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें। ठीक है, तो 10 पहले अंगद देव, अमरदास, रामदास। यानी अंगद कहाँ पे थे? तो रामायण में हम अंगद को जानते हैं, और अंगद का कैरेक्टर अमर हो गया किसकी वजह से? राम जी की वजह से। तो कैसे याद रखेंगे? अंगद अमर रहे किसकी वजह से? राम की वजह से। आगे याद रखेंगे अर्जुन को गोविंद ने, यानी गोविंद किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को। तो पांचवे कौन हो गए? अर्जुन को गोविंद यानी कृष्ण जी ने क्या दी? राय दी कि तुम युद्ध करो। तो आगे क्या हो गए? अर्जुन, गोविंद, राय। ठीक है, उसके बाद किशन बहादुर थे गोविंद की तरह। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये जो मंदिर गुरुद्वारा लकड़ी का बनाया गया है। इसमें 4 गेट है, और ये लकड़ी कहाँ से मंगाई गई है? तो फिनलैंड से मंगाई गई है। फिनलैंड की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में कहाँ चौथी भारतीय मध्य एशिया वार्ता आयोजित की गई? तो ये जो चौथी भारत मध्य एशियाई वार्ता कहां पर हुई? तो ये दिल्ली में कराई गई। हाल ही में भारत और किस देश की टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज होनी है उसका नाम बदलकर
ये कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? तो कनाडा में इस बार क्या हुआ है? कनाडा में यह आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिहार सरकार ने किस धार्मिक स्थल पर मां जानकी मंदिर को निर्माण को और पुनर्विकास के लिए न्यास यानी ट्रस्ट का गठन किया है? तो अभी क्या है? बिहार में चुनाव है। कहां पर? बिहार में योजनाओं का लगा है अंबार, क्योंकि आ रहा है बिहार में चुनाव। तो बिहार में जो सीतामढ़ी स्थान है, बिहार में सीतामढ़ी, ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में यहाँ पर देवी सीता का जन्म स्थल है, जिसको हम पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं। सीतामढ़ी जिले में देवी सीता का क्या है? जन्म स्थली, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या माता सीता का एक क्या करा जाएगा? जानकी मंदिर का निर्माण और पुनर्विकास के लिए न्यास का गठन किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? एक न्यास का गठन किया गया है। कहाँ पर? पुनौरा धाम कहाँ पर है? सीतामढ़ी जिले में। और सीतामढ़ी जिला कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, अगर बात करूं मैं तो बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। मैं ही सीएम था, हूं और रहूंगा। अगर बात करें यहाँ की राजधानी की, तो पटना यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करूं मैं बिहार के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अगर बात करूं बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें यहाँ पर 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीटें हैं। तो विधान परिषद जो देश में सिर्फ 6 राज्यों में पाई जाती है, उसमें से एक बिहार भी है, और यहाँ पर 75 सीटें हैं। तो ये हमारे यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर लो, ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। और क्या होगा? किसमें? सीतामढ़ी जिले पुनौरा धाम में। अगर बात करूं मैं बिहार की, तो बिहार एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है, और वो किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ। इधर जो राष्ट्रीय बॉर्डर है वो यूपी, और नीचे झारखंड, ठीक है, और इधर वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्य यूपी, झारखंड और पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करता है। वहीं एक देश से भी सीमा साझा करता है, तो उत्तर में एक देश है नेपाल, उससे ये सीमा साझा करता है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? यानी अंतरराष्ट्रीय किसान महिलाओं के लिए वर्ष घोषित किया है, तो 2026 को घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हमारे मालदीव ने कैटरीना कैफ जी को बनाया है। ठीक है, किसने? तो मालदीव ने बनाया है। जून 2025 में किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने ऐसा निर्णय लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया? तो हाल ही में क्या हुआ? लद्दाख में
लद्दाख में क्या किया गया? पहला एस्ट्रो टूरिज्म यानी अंतरिक्ष की यात्रा किसके द्वारा? कैमरे और स्कोप्स के द्वारा यहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में आपको दिखाया जाएगा, यानी पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख पहला ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, बात करूं इसके उद्देश्य की बात करूं तो वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है, यानी वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो इसलिए इन्होंने देश का पहला क्या बना है? एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और ये कितने दिवसीय है? तो 2 दिवसीय फेस्टिवल है। 2 दिवसीय फेस्टिवल कौन सा है? तो ये 2 दिवसीय फेस्टिवल इन्होंने आयोजित किया है। अगर बात करूं इसके आयोजन का, तो आयोजन स्थल कहां पर है? इसका आयोजन कहां किया गया? तो लेह में इसका आयोजन किया गया, जो लद्दाख की राजधानी है। लेह और हेनले डार्क स्काई रिजर्व में, लेह के हेनले स्काई डार्क रिजर्व में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं लद्दाख की राजधानी क्या होगी? तो लद्दाख की राजधानी हो गई लेह। क्या हो गई? लेह। अगर इसमें जिलों की बात करें तो वर्तमान में इसमें 7 जिले हैं। पहले 2 जिले थे, अब बढ़ाकर जिनकी संख्या को 5 कर दिया गया है। अगर बात करूं यहाँ के उपराज्यपाल की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और यहाँ के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक, तो यहाँ पर 7 जिले हो गए। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको हम हेमिस के नाम से जानते हैं, हेमिस नेशनल पार्क। और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। अगर बात करूं मैं लद्दाख के क्या उत्सव या त्योहार कौन कौन से हैं? तो लद्दाख के त्योहार सबसे महत्वपूर्ण लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर के साथ साथ कौन सा मनाया जाता है? तो लोसर के साथ साथ सिंधु दर्शन और आदि महोत्सव मनाया जाता है। तो ये इसके त्योहार हो गए। अगर बात करूं अंतरिक्ष की, तो हाल ही में हमारे शुभांशु शुक्ला जी क्या हुए हैं? ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। अंतरिक्ष की यात्रा पर कहां पर? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर गए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से मिशन के माध्यम से गए हैं, यानी जिस मिशन के द्वारा गए हैं उस मिशन का नाम क्या है। ठीक है, उस मिशन का नाम क्या है? और मैं आपको बता दूं, ये अंतरिक्ष में जाने वाले कितने हैं? 634वें व्यक्ति हैं। 634वें। तो आप याद रखेंगे शुभांशु शुक्ला जी कौन से हैं? तो 634वें व्यक्ति बने हैं। और अगर चलो मैं ही बता देता हूँ, इनके अंतरिक्ष का नाम है एक्सियोम 4। क्या है? एक्सियोम 4 इनके अंतरिक्ष मिशन का नाम है। चलिए, तो ये अंतरिक्ष वेधशाला खोली गई है जिससे आप स्टेरोस्कोप के द्वारा क्या करेंगे? अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, उनका क्या करेंगे? देख सकेंगे। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने पहली कक्षा से
ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। निम्न में से किस देश ने पहली बार 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है? तो निम्न में किसने पहली बार क्या की है, अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने ये अध्यक्षता हासिल की है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा संबंधित है जीएसटी से। ठीक है, तो हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों दिन था 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई। कौन सा दिन था? 1 जुलाई। और 1 जुलाई 2017 को ये क्या हुआ? जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया। 2017 को जीएसटी लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि अगस्त 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ। 101वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या किया गया? इसमें जीएसटी को जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत 279A, इसके तहत कहा गया 279A जोड़ा गया और कहा गया कि राष्ट्रपति किसका? जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकारी है। यानी राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेगा। तो जीएसटी परिषद का जिक्र किसमें है? तो 279 में। इस जीएसटी की बात करूं तो इसमें कहा गया है कि इसकी अध्यक्ष कौन होंगी? तो इसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री जी होंगी। ठीक है, वित्त मंत्री जी होंगे, जिसे किस नाम से जानते हैं जीएसटी को हम? एक देश एक टैक्स। एक देश एक टैक्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एक देश एक टैक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2017 से लागू कर दिया गया। अगर वर्तमान में जीएसटी स्लैब की बात करें, यानी भारत में कितने जीएसटी स्लैब हैं? तो 0%, 5%, 10, 0, 5, 12, 18, 0, 5, 12, 18 और 28 ये जीएसटी स्लैब वर्तमान में भारत में हैं। ठीक है, तो ये इतने जीएसटी स्लैब भारत में वर्तमान में हैं। ठीक है, अगर बात करूं भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो हमारी निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप सभी को? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य जाएं तथा इस वीडियो को अपने उन सभी पढ़ने वाले दोस्तों के साथ भी साझा करें जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।